का पोर्शन, अब आगे का पोर्शन जो आपका है गॉस थ्योरम, ये नया चैप्टर है इसमें। तो इसमें क्या है, गॉस थ्योरम में पहला टॉपिक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। पहला टॉपिक आपका है क्या, सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल? अगर मैं बात करूं सॉलिड एंगल की तो क्या होता है इसमें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। यानी किसी स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको डिनोट किससे करते हैं, डी ओमेगा से। जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं डायग्राम से कि मान लिया कि हमने एक स्फीयर ले लिया है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस हमने मान लिया R और इसका एरिया है, जितने पॉइंट पर हमको निकालना है उसका एरिया मान लिया गया कितना है, DA। ये एंगल है डी ओमेगा, मैंने डिनोट कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों डी ओमेगा इक्वल्स टू DA अपॉन R स्क्वायर, और इसकी यूनिट जो होती है स्टेरेडियन, और ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया भी कुछ होता है तो हाँ, डी ए इक्वल्स टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर इसकी डी ए की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आपका जो एंगल आ जाएगा, यानी कि ये रेडियन में आ जाएगा कितना, 4 पाई। कितना आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे न्यू टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा आप लोगों को कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीटली हमको एक वीडियो में कवर करना है, तो इसलिए हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, न्यूमेरिकल को कवर करेंगे और थ्योरी को कवर करेंगे। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हर एक टॉपिक को भी कवर करना है, और टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें हमको नहीं लगाना है, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। तो अगला टॉपिक आता है बच्चों फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो सभी बच्चे जानते हैं कि मान लेते हैं कि हम कोई एक इरेगुलर सरफेस एरिया ले लेते हैं, कोई इरेगुलर सरफेस ले लेते हैं, कोई भी इरेगुलर सरफेस। ये एक इरेगुलर सरफेस हमने ले लिया। इस इरेगुलर सरफेस से किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अब एरिया हमने क्या लिया है, डीए लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्या है, ई है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये एलिमेंटल एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो हम छोटा सा फ्लक्स भी लेंगे। छोटा सा फ्लक्स का मतलब ये होता है कोई चीज़ छोटी तब मानी जाती है जब उसके साथ डी लगा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लक्स के साथ 5 होना चाहिए, लेकिन हमने डी लगा दिया क्योंकि हमने स्मॉल एरिया लिया है। ठीक है, तो डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए, और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और इसका जब हम ब्रेक करेंगे, सभी बच्चों को पता होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ये सभी बच्चे पढ़े होंगे 11th क्लास में, ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले सभी बच्चे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी तरीके से इसको तोड़ दिया ई डी ए कॉस थीटा में। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं, तो ए को बाहर में निकाल लेता हूं और कॉस थीटा को, तो बन जाएगा ई कॉस थीटा बाहर। अब बच गया डीए। डीए का इंटीग्रेशन मैंने ए रखा है। क्या रखा है, ए रखा है। ए क्यों रखा है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है। देखिए अगर कोई इरेगुलर शेप है बच्चों, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बार बार ये टॉपिक आता रहेगा। अगर कोई शेप इरेगुलर है जिसका खुद का एरिया नहीं होता, तो उसका इंटीग्रेशन हम डीए का ए मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई रेगुलर सरफेस है, मतलब जैसे स्फीयर आ गया, ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, तो उसका एरिया हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो डीए का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर डीए की जगह आप ए रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इस पे स्पेशल केस लगा सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 पैरेलल के केस में, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर के केस में, थीटा इक्वल्स टू 180 एंटी पैरेलल के केस में रख सकते हैं, और आपका एक नया फॉर्मूला सब बनता चला जाएगा। फिलहाल आपका मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब आता है आपका गॉस थ्योरम का प्रूविंग। गॉस थ्योरम की प्रूविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, सभी बच्चे जानते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप समझिए कि गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए अगर मैं बताऊं बच्चों कि ये आपका एक इरेगुलर शेप है, कोई इरेगुलर शेप है जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है सेंटर पर। सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है जहाँ से एंगल बना रहा कितना, डी ओमेगा। ये जो डी ओमेगा है ये आपका, ये डी ओमेगा, इसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। अब बात आती है कि इसके पर्टिकुलर एरिया पर, जो कि हमने यहाँ पर डीएस लिया है या डीए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डीए ले सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अगर हम इसके पर्टिकुलर एरिया पर निकालना चाहें कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है,
तो मैं आपको बता दूं कि जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो होता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डेफिनेशन जो बोलता है कि नेट फ्लक्स जो होगा इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। देखिए यही चीज यहां पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड with a closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by the closed surface। मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, नेट चार्ज के। तो इसका मतलब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या प्रूव करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। फाई इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है, आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमको कौन सा प्रूव करना है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी उनके लिए है, बाकी तो मोस्टली बच्चे पढ़े होंगे, उम्मीद यही करता हूँ कि पढ़े होंगे। चलिए अब प्रूविंग पर आते हैं। प्रूविंग पे क्या करना है, देखिए डेफिनेशन तो आपने देख लिया कि करना क्या है, कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या प्रूव करना है ये भी पता चल गया। अब आपको सबसे पहले फ्लक्स निकालना है, पहले आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे जानते हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करता हूं बाई गॉस थ्योरम, जीटी में लिखता हूं इसको, जीटी मतलब गॉस थ्योरम। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि जो डी फाई होता है वो होता है वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, यही तो होता है। अब जब इसको ब्रेक करते हैं तो डी फाई का हो जाता है फाई आपका, इसका टूट जाता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर यही हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें, थीटा की वैल्यू हम 0 ले लें तो कॉस 0 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 0 की कितनी होती है, 1 होती है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर बच गया हमारे पास डी ए, तो फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब आपको डी ए की वैल्यू अभी रखना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको डी ए की वैल्यू रखना नहीं है कि डी ए का इंटीग्रेशन एर करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मैं बताता हूँ करना क्या है। सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं बच्चों कि आर स्क्वायर को आप अंदर ले लीजिए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रहेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, और आर स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अभी सभी बच्चों ने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला था डी ओमेगा इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था, डी ओमेगा इक्वल्स टू पढ़ा था डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये सभी बच्चों ने पढ़ा था ना भाई, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, क्योंकि ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैंने डी ओमेगा रख दिया। और सभी बच्चों ने अभी एक वैल्यू और देखा था कि जो डी ओमेगा की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी 4 पाई। कितनी थी ये, 4 पाई। ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर लीजिए तो फाई इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो आपको प्रूव करना था, यही फॉर्मूला तो भी आपको प्रूव करना था। आपका प्रूविंग आ गया, बहुत सिंपल प्रूविंग था, बहुत ज़्यादा टफ प्रूविंग नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टॉपिक मैंने रखा है इसमें समझ लीजिए कि आपके बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू समझिएगा सभी बच्चे। अगर मैं बोलूं बच्चों कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके चारों तरफ हर जगह कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। हर जगह कैसा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये लेंथ है, यानी कि लेंथ है वायर में, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा। मैं आपको समझा दूं, अगर कभी लेंथ की बात करेगा बच्चों तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आएगा, लेकिन अगर कभी सरफेस की बात करेगा तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, सिग्मा आएगा। लेकिन अगर कभी सॉलिड स्फीयर वगैरह की बात करेगा तो वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आएगा। ठीक है, अभी बात हो रही है लेंथ की, तो लेंथ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। मतलब पूरे वायर पर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी फैला हुआ है।
इसके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी यहाँ पर, तो हमने उतने एरिया को क्या कर लिया है, एक इमेजिनरी लाइन बना लिया है। ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है बच्चों। कितनी लेंथ है, एल है। अगर मैं कह दूं कि चाहे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसको पी पॉइंट मान के, चाहे आप यहाँ पर निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया मान लिया डी ए वेक्टर, ऐसे यहाँ पर एरिया डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये जो लेंथ है इसके सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस है जो, उसको मैंने मान लिया है आर। ठीक है बच्चों, रेडियस को क्या मान लिया, आर। अब बात आती है कि सर डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, मतलब इसका डायग्राम क्लियर हो गया, तो डेरिवेशन कैसा होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं पहले एक बात, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, किसका फॉर्मूला पढ़ा था, फ्लक्स का। जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको डेरिवेशन हर एक केस में इस चैप्टर में लगने वाला है, तो इसलिए आप उस डेरिवेशन का उतना पोर्शन दिमाग में रख लीजिए कि वो हमेशा उतना पोर्शन आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर वो पोर्शन कहाँ यूज हो रहा है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए, अभी मैंने समझाया था। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई कर लिया, इसको तोड़ दिया ई डी ए कॉस थीटा में, थीटा मान लिया हमने कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो अगर 1 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब बात आती है कि इसका ई बाहर आ गया, डी ए बच गया। क्या बच गया, डी ए। क्या सर डी ए की वैल्यू हम ए रखेंगे, नहीं, क्योंकि ये लेंथ है वायर का, और ये पूरा जो इमेजिनरी एरिया हमने बना रखा है, इमेजिनरी जो सरफेस पर एरिया जो बना रखा है इतना, वो सिलिंड्रिकल के फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एल। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका 2 पाई आर एल है, यानी कि जो एरिया है 2 पाई आर एल है। अगर ये 2 पाई आर एल है तो यहाँ रखेंगे बच्चों, तो आगे का पोर्शन देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एल, उसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बन जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ तो दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर केवल यही दिखाया गया है, तो वही चीज़ आगे भी दिखाया गया है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, पहला इक्वेशन आपका फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल, यानी कि हमने एरिया की जगह पर 2 पाई आर एल रख दिया। ठीक है, लेकिन गॉस थ्योरम से हमने देखा था, अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि फाई इक्वल्स टू क्या था बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सभी बच्चों को पता है कि जो लेंथ है एल लेंथ पर लैम्डा चार्ज फैला हुआ है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, टोटल चार्ज होगा Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो Q की जगह पे हम लैम्डा इंटू एल रख देंगे, तो फाई इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों आपका लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना बन जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। तो देखिए फाई से फाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, फाई से फाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इंटू 2 पाई आर एल यहाँ रख दिया मैंने, और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो L से L कट गया। आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों कितना, जब आप उसको L से L काटेंगे तो 2 पाई आर को नीचे भेजेंगे, तो आपका फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा प्यारे बच्चों कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। ये डेरिवेशन सिंपल डेरिवेशन था, बहुत ज़्यादा टफ डेरिवेशन नहीं था, आप इसको कर सकते हैं आसानी से, और आता भी है डेरिवेशन है। चलिए अब एक और डेरिवेशन आपके पास आ गया, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम भी आपका ऐसा ही डेरिवेशन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पहले इसको समझते हैं। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन प्लेट, या इसी को हम बोल सकते हैं शीट भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, शीट भी बोला जा सकता है। आ सकता है कि क्वेश्चन में कि शीट, वहां पर प्लेन प्लेट की जगह पे आपसे शीट बोल दिया जाए। ठीक है, तो पहले देखिए ये जो हमने एक शीट लिया है बच्चों, ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं। देखिए ये जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है ना आपको, ये आपको ये कोई रेगुलर शेप में नहीं है, ये रेगुलर शेप में नहीं, दिस इज नॉट इन रेगुलर शेप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इस पर पूरे पर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, और यहाँ पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर कोई प्लेट होगा, कोई सरफेस होगा, तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, सिग्मा आएगा। क्या आएगा, सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से मैंने ये पोर्शन इतने को कट किया है, मैंने अंदाजा लगा के, तो ये इधर का पॉइंट मैंने मान लिया है P डैश है, और इधर का पॉइंट मैंने मान लिया P है, और इसका जो एरिया है बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। कितना है, A है। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों तरफ दिखाई पड़ रहा, हाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों, इसीलिए मैंने उधर का P माना है, इधर का मैंने क्या मान रखा है, P डैश मान रखा है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए इसलिए माना है, कुछ खास नहीं, इसलिए कि ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि हमको सॉल्व कैसे करना। अदरवाइज मैं करता क्या कि उधर का और इधर का दोनों तरफ का EDA cos थीटा, EDA cos थीटा को 2 बार में कर लेता, 2 टाइम्स, तो भी हो जाता। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि पहले आपको निकालना है यहाँ पर क्या, फ्लक्स। क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना बच्चों। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे पहले समझिएगा। देखिए वी नो
पहले मैं देख लूँ आगे मैंने स्लाइड छोड़ रखा है या नहीं छोड़ रखा है। हाँ मैंने छोड़ रखा है, नहीं तो फिर अभी पता लगे कि फुल हो जाता है तो फिर डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाता इस पर। चलिए वी नो दैट डी फाई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डी फाई इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर किसके लिए, पहले मैंने कहा कि पी डैश के लिए, मतलब इधर वाले के लिए, फिर उधर वाले के लिए आते हैं। वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर किसके लिए, पी के लिए। अब देखिए ये पी और पी डैश से कोई लेना देना नहीं, बस आपके समझने के लिए, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं इनको दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 2 बार हो जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, फाई, और यहाँ पर आपका ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसको तोड़ दूं, वही जैसे अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बच्चों, ये होता है ए बी कॉस थीटा। उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ देना है, उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो फाई इक्वल्स टू बच्चों बन जाएगा ये आपका 2, और ये टूट जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं वही केस ले लूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ई तो बाहर आ जाएगा आपका, ई आपका बाहर आ जाएगा, तो ई को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब सभी बच्चे जानते हैं कि डी ए, अभी देखिए एक इरेगुलर शेप है ना कि रेगुलर शेप है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा बच्चों, डी ए का हो जाएगा ए। अगर डी ए का ए हो जाएगा तो फाई का आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा 2EA, क्या बन जाएगा 2EA। इक्वेशन आपका बन गया फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। अब आपको गॉस थ्योरम अप्लाई कर देना है, आपका डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इस इक्वेशन की भी जरूरत आपको पड़ेगी आगे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं बाय गॉस थ्योरम, बट बाय गॉस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल्स टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू देखिए, अभी सिग्मा चार्ज फैला हुआ है A एरिया पर, तो सिग्मा A हो जाएगा बच्चों, तो सिग्मा A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन बन गया आपका सेकंड बन गया। अब क्या करिए कि इक्वेट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए। जैसा कि भी पीछे बच्चों ने देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था फाई इक्वल्स टू 2EA, तो यहाँ से 2EA और यहाँ से सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अब देखिए A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2E बराबर क्या बचेगा आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आप 2 को अपॉन में भेज दीजिए तो E इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका जो फॉर्मूला डिराइव होना था बच्चों वो डिराइव हो गया फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। और जैसे कि बहुत बच्चे इसको करने में उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत टफ है डेरिवेशन, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट डेरिवेशन है बच्चों, देखिए डेरिवेशन इसमें बहुत से हैं, इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत है और डेरिवेशन आता भी है बोर्ड में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो इसका डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर बच्चों ये 2 प्लेट लिया गया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट दूसरा ये है, 2 साइड माना गया, 2 प्लेट है, और इसको पूरा हमने शेडेड कर दिया है। एक तरफ, दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दोनों का साइड क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है बच्चों, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, E1 और E2। इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो अब यहाँ पर डेरिवेशन जो करना है बच्चों उसको समझते हैं। तो डेरिवेशन क्या आएगा, सभी बच्चे जानते हैं, अगर गॉस थ्योरम की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर वी नो दैट क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों बन जाएगा ये E इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, E1 प्लस E2 बन जाएगा। ठीक है, E1 प्लस E2। अभी सभी बच्चों ने देखा था कि एक सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा,
E1 के लिए भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और E2 के लिए भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इक्वल्स टू टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया आपका, और E बराबर कितना आ गया आपका, E आ गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेशन था, देख के डायग्राम आपको डर नहीं लगना चाहिए, सिंपली आपको ये सब डेरिवेशन आना चाहिए। देखिए सिंपली आपका डेरिवेशन ये आ भी चुका है, सिंपल 2-4 स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर एक प्लस लिया गया और एक माइनस लिया गया है। तो डेरिवेशन को यहाँ पर आपको बहुत समझ बूझ के करना है। देखिएगा क्या करते हैं हम इसमें, पहले चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर भी प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए वहाँ दोनों प्लस था, यहाँ पर क्या है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में E2 मान के चल रहा हूँ, दोनों को सॉल्व करता हूँ। चलिए इसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। देखिए पहला काम तो आपको ये करना है कि जो हमको सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फिर अपोजिट। सेम का मतलब ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी, और अपोजिट का मतलब होगा कि एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगी। तो पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, पहले सेम डायरेक्शन की बात होती है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू बन जाएगा आपका E1 प्लस E2। क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2। अब यहाँ पर जो आपको सिग्मा दिखाया गया है, मैं मान के चलता हूँ कि एक तरफ आपका सिग्मा 1 है और एक तरफ आपका सिग्मा 2 है। अभी के लिए तो मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अगर लिया मैंने, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू E1 की जगह पे सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस E2 की जगह पे सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा आपका, अगर 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लूँ तो आपका अंदर बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस का चार्ज है, तो अगर मैं कह दूँ कि सेम डायरेक्शन के केस में ये वैल्यू, अगर एक तरफ मैं सिग्मा 1 का सिग्मा ले लूँ और सिग्मा 2 को क्या ले लूँ, माइनस का सिग्मा, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि इफ सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा है एंड सिग्मा 2 क्या है बच्चों, सिग्मा 2 आपका माइनस सिग्मा है, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो E इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा रखेंगे और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा रखेंगे, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, जीरो। क्या हो जाएगी आपकी, ये जीरो हो जाएगी। ये आपका हो गया सेम कंडीशन पे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलें, नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन की जब बात करेंगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू बन जाएगा आपका E1 माइनस E2। क्या बन जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, अब यहाँ पर E1 माइनस E2 है, तो E की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, और E1 की जगह पर E2 की तो हो जाएगा सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर से आप कॉमन ले लेंगे, क्या 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है, इतनी बातें आपकी क्लियर है। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन लगा देंगे कि अगर मैं कह दूं कि सिग्मा 1 हमारा कितना है, प्लस का सिग्मा है, और सिग्मा 2 हमारा माइनस का सिग्मा है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो E बराबर बन जाएगा आपका 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा रखेंगे और सिग्मा 2 की जगह पे जब माइनस सिग्मा रखेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का सिग्मा, तो ये बन जाएगा कितना, E इक्वल्स टू बन जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों वो बन जाएगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इतनी बातें, आपका ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फिलहाल ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसे भी डेरिवेशंस की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, अब आपके सामने आ गया, ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये बोर्ड में आना ही है, लगभग आता ही है हर साल। अगर आपकी किस्मत खराब है तो भले ना आए, लेकिन आता है हर साल लगभग। तो चलिए
ये आपके पास क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। पहले समझिएगा, आपसे बोला क्या गया है किसके लिए, थिन स्फेरिकल सेल। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस पॉइंट इज नोटेड, ठीक है। तो अगर ये मैं बोलूं कि आपके पास एक सेल मैंने लिया, सेल का मतलब होता है खोखला गोला, मतलब वो अंदर से भरा नहीं है, खोखला है। तो ये सेल मैंने लिया बच्चों, इसका सेंटर मैंने मान रखा है O, इसका सेंटर क्या मान रखा O, और इस सेंटर से मेन खोखले गोले तक जो अंदर है, जो इसका सरफेस है, यहाँ तक का रेडियस मैंने कैपिटल R मान रखा है। और जो बाहर, देखिए बाहर मैंने एक इमेजिनरी सेल लिया है और एक अंदर भी एक इमेजिनरी सेल लिया है। बाहर जो इमेजिनरी सेल लिया है उसके लिए रेडियस मैंने R मान रखा है। इस पॉइंट P पर मैं मान के चल रहा हूँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, और इसका एरिया कितना मान लिया, dA वेक्टर, स्मॉल लेंथ का एरिया, मतलब बहुत छोटा एरिया मैंने लिया है। और इस सरफेस पर हर जगह कैसा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और ये सरफेस को जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बच्चों, गॉसियन सरफेस। क्लियर है इतनी बातें। अब बात आती है कि डेरिवेशन कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको जनरल फार्मूला स्टार्टिंग वाला पता होना चाहिए। क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 पॉइंट पर हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, 3 केस में। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक सरफेस पर, मतलब एक एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर निकालेंगे, एक इसके सरफेस पर निकालेंगे और एक इसके इंटरनल पॉइंट पर निकालेंगे। 3 केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे किस पर, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बच्चों। तो हमको पता है कि फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। इसको तोड़ दिया, ई डी ए कॉस थीटा में, सभी बच्चों को पता है। थीटा की वैल्यू 0 रख लिया तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर कॉस 0 की 1 हो गई तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, ई डी ए बचा, ई डी ए बच गया ना। चलिए अब इसके आगे हम प्रूविंग करते हैं आगे। इसको प्रूविंग हम आपको दिखाएंगे करके। जो बच्चों वहाँ पर आपने देखा अभी, फाई इक्वल टू ई को जब आप बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका, डीए बचेगा। क्या बचेगा, डीए बचेगा। अब इंटीग्रेशन अगर डीए बचेगा तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होगा। मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हाँ 1 मिनट। हाँ ये स्फेयर आपका था। अब देखिए ये आपका रेगुलर है, स्फेयर है ना, ऐसा है ना, ये रेगुलर है कि आप उसका डीए का एरिया ए रख देंगे, नहीं। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये इमेजिनरी सरफेस का, और ये स्फेरिकल सेल में है, स्फेरिकल के शेप में है, तो इसका एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये रेडियस कितना है बच्चों आपका, बाहर तक का, बाहर तक की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि इंटरनल की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल की बात हो रही है। अगर एक्सटर्नल की बात हो रही है तो इसके लिए रेडियस आर दिया गया है, तो इसलिए रेडियस अगर आर दिया गया है तो रेडियस में आर ही रखूंगा। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अभी आपने केवल पहला इक्वेशन बनाया। अब गॉस थ्योरम से फॉर्मूला कुछ प्रूव करेंगे। अभी एक्सटर्नल पॉइंट ही चल रहा है आपका। बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इक्वेट करेंगे तो फाई से फाई ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों, ई इंटू आपका है 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर आपका है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कुछ कटना पिटना नहीं है, यहाँ पर आपका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा जो कि आप जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका बनेगा, इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपका आ गया। अब बात आती है कि सर क्या इसी पे खत्म हो गया, नहीं, इस पर नहीं खत्म हुआ है। अब जो स्फीयर है बच्चों उसका एक सरफेस है, उसका क्या है, सरफेस है। तो सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। अगर मैं बोलूं इसके आगे अगर मैं बोलूं इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है बच्चों Q इक्वल टू बनता है सिग्मा ए, और एरिया यहां पर जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलेगा सर आपने अभी स्मॉल आर लिया, अब यहाँ पर कैपिटल आर। एक्चुअली बच्चों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना
वो एक्सटर्नल पे नहीं गया है, वो केवल मेन सरफेस पर ही है। जो मेन सेल है ना, उसी सेल पर ही चार्ज है और उस सेल का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसीलिए हमने कैपिटल आर रेडियस लिया है। और ये वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर उठा के पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ई इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह पे आपको हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्या क्या कटेगा बच्चों यहाँ पर, 4π से 4π आपका कट गया, तो आपका ये जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो आ गया। आपका जनरल फॉर्मूला जो बनना था जो इस इक्वेशन में एक्सटर्नल के लिए, वो बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये जो फॉर्मूला बनाना, आपको एक्सटर्नल फील्ड के लिए जो फॉर्मूला चाहिए था वो फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है, वो फॉर्मूला आपका आ गया है एक्सटर्नल के लिए। अब बात आती है सर एट द सरफेस और इंटरनल के लिए क्या आएगा, तो चलिए उस पर भी ट्राई करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहीं से मैं कंटिन्यू कर दूं, अगर मैं अगला हेडिंग डालूं एट द सरफेस, एट द सरफेस, अगर मैं सरफेस की बात करूं बच्चों, तो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर सरफेस पे बात हो रही बच्चों, तो स्मॉल आर की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो चलिए स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख लेते हैं। ई इक्वल्स टू बन जाएगा आपका कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह पे भी कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो आ गया बच्चों एट द सरफेस पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया फाइनली रिजल्ट आपका बच्चों। तो आपका रिजल्ट आ गया किस पर, एट द सरफेस पर। सरफेस के लिए यही होता है बच्चों फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके अगले केस के लिए, एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट की जब बात होगी बच्चों, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरनल पॉइंट के केस में जो खोखला गोला है, एक्चुअली गोला जो है यानी स्फीयर जो है वो क्या है, हॉलो है, और हॉलो के केस में अंदर तक चार्ज पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, बिकॉज चार्ज इज जीरो। तो देन अगर चार्ज जीरो है तो आप यहीं पर रख लीजिए फॉर्मूला इस केस में, तो चार्ज की जगह पे ई इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ रखेंगे, तो चार्ज की जगह पे जीरो रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपका ये डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है आपका ऐसा ही कुछ है जैसा कि भी आप लोगों ने पढ़ा ना, ऐसा ही है, बशर्ते ये आपका जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेगा, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, मतलब ये अब सॉलिड है, अब ये सॉलिड है, अभी भी सेंटर वही है, सेंटर वही है, इसका रेडियस जो है मेन स्फीयर के लिए क्या है, कैपिटल आर, और जो इमेजिनरी है बच्चों, इमेजिनरी स्फीयर, इसके लिए क्या माना गया है, स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर माना गया। इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई माना गया है और एरिया क्या माना गया है, डी ए वेक्टर माना गया है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए समझते हैं। इसमें मैंने लिखाया है कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मतलब इसके पूरे सरफेस पर कैसा चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है हर जगह, पूरे स्फीयर पर कैसा चार्ज है, अंदर से लेके बाहर तक सब जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट पर मैं अगर बात करूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको निकालना है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ पर निकालना है, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर सभी बच्चे जानते हैं, पहला तो हमको फ्लक्स पता होना चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, फिर इसको तोड़ेंगे, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों। अगर ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वहीं हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, और थीटा की वैल्यू जीरो लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू जीरो लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जनरल फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए, अगर मैं कह दूं वहां पर इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है वो होती है 1,
तो फाई इक्वल टू बन जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल शेप है, सेल तो है नहीं, स्फेरिकल स्फेयर है, तो क्या करेंगे, डी ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही फिर से आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक्सटर्नल की बात हो रही ना बच्चों, अभी यही चीज तो हमने पुराने पिछले वाले केस में किया था, वही केस यहाँ पर भी लग रहा है। अभी के लिए यही है, लास्ट वाले केस में फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब चीजें लगभग लगभग वही रहेंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो फाई का एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, क्या, ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आपका बन गया फर्स्ट। अब बाई गॉस थ्योरम लगा लें हम, अगर गॉस थ्योरम लगा दें तो बाई गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, फाई इक्वल टू बोलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलता है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों तो बन जाएगा हमारा, फाई से फाई कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बना, अभी इसके पहले भी यही चीज़ मैंने किया था, वही चीज़ अभी भी आ रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ई को रोक लेते हैं हम, और इसको जब भेज देंगे नीचे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, कितना, ई इक्वल्स टू बन जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए बच्चों ये सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, तो सॉरी रो होता है। देखिए लीनियर के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और किसी सॉलिड स्फीयर की बात होती है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होता है, रो होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके आगे कि मैं अगर बोलूं कि इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन, तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए Q का फॉर्मूला जैसे वहां पर सिग्मा ए आया था और यहाँ पर उसके पहले लेमडा एल आया था, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही। तो अब वॉल्यूम की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो Q इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम की जगह पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी आर आपका कैपिटल में होगा, स्मॉल में नहीं होगा, क्योंकि जो मेन स्फीयर है उसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ना कि इमेजिनरी का। तो हो जाएगा ये बच्चों आपका कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो E इक्वल टू आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, ये वैल्यू पुट करिए आप, जब आप इसको पुट करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, ये रो भी है, अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। जो जो कटेगा काट दीजिए आप, 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों यहाँ पर कितना निकल के आएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इधर से आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से जाके, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आपका ये मेन फार्मूला आ गया बच्चों, जो मेन फार्मूला आपका बनना था वो आ गया, फार्मूला आपका जो मेन फार्मूला था, ठीक है। ये आपका फार्मूला आ गया किसके लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। लेकिन अगर एट द सरफेस पूछ लिया जाए बच्चों, इसी में एट द सरफेस, अगर सरफेस पर पूछ लिया जाए तो क्या होगा बच्चों, सरफेस के लिए हो जाएगा जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। सरफेस के केस में जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए स्मॉल आर की जगह पे हम कैपिटल आर रखते हैं, तो E इक्वल टू बन जाएगा बच्चों कितना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से एक आर बचेगा आपका, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका E इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों, E इक्वल्स टू बन जाएगा आपका रो बाई 3 आर बाई एप्सिलॉन नॉट। आपका ये फॉर्मूला फाइनली क्लियर हो गया है, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला इतना क्लियर हो गया है एट द सरफेस के लिए। अब बात आती है कि एट एन इंटरनल पॉइंट, बच्चों यहाँ पर जीरो तो होने वाला नहीं है, यहाँ जीरो होने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हॉलो नहीं है, इसके पहले जो आपको मैंने पढ़ाया था, इसके पहले वाला केस वो हॉलो था, ये हॉलो नहीं है। तो अगर हॉलो नहीं है तो सर क्या बनेगा इसमें फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लिखना है, तो पहले आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि इस केस में क्या होने वाला है। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा,
अगर आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं तो पहले तो आप समझ लीजिए क्यू आपका जो फॉर्मूला था मेन वही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पर वो लगेगा, देखिए आपको डायरेक्टली इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। क्योंकि अब मेन स्फीयर हमारा बन गया कौन सा, जो मेन स्फीयर था उसी का रेडियस लिया जाएगा QR अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो वैल्यू अभी लिखा था आप लोगों ने यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यही रखना है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, Q इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। यानी ये वैल्यू आपको Q की जगह पे पुट करनी है फिर से। अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू तो कुछ नया फॉर्मूला बन के आएगा, E इक्वल्स टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए Q के जगह पे आप रखेंगे कितना 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू स्मॉल r पहले से पड़ा है और अपॉन में कैपिटल R क्यूब, ये बन गया आपका। अब आप इसको कट पिट करेंगे तो क्या कट पिट होगा, देखिए पहली चीज तो R क्यूब से R क्यूब जा रहा है, 4 पाई से 4 पाई जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो बच गया यहाँ पर बच गया रो बाई कितना, रो बाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r/3, ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। और इसका भी डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपका ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। सिंपली बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ ये पहले वाले केस में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आपका ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या, अब तो आपका न्यूमेरिकल आ गया है, आपका न्यूमेरिकल आ गया है। तो न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने लगातार थ्योरी पढ़ी, अब थ्योरी के बाद इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल तो कम से कम करेंगे ही करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। किसकी बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। ऑफ साइड 1 मीटर, 1 मीटर का साइड है, मतलब जो साइड बोल रहा है 1 मीटर है और चार्ज आपको दे रखा है 10⁻⁷ कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स एंटायर सरफेस। चलिए फ्लक्स आपको निकालना है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको Q कितना दे रखा है। Q आपको दे रखा है 10⁻⁷ कूलम, और जो R दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे फ्लक्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला देखिए, ये आपको 1 मीटर डिस्टेंस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और आपको फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो फाई इक्वल्स टू Q की जगह पे रखिए 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी बच्चों को पता है, स्टार्टिंग का डेरिवेशन मैंने बताया था कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, -12 होता है। अब देखिए नेगेटिव पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पावर जब ऊपर गया तो 12 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव, 12 में से 7 गया 5 पावर। 5 पावर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁴, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि हमने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको इससे डिवाइड करने में असुविधा ना हो, ठीक है। अब 10/8.85 करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर लिख के बता दे रहा हूं कि जो फाई की वैल्यू आएगी 1.13 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 4 यूनिट जो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर आ गया है बच्चों, आपका आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपको मैं बेसिक क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन आपको सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसमें कह रहे हैं कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस कितना दे रखा बच्चों, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, रेडियस आपका है 2 मीटर, ओके, रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, रेडियस 2 मीटर इज 80 माइक्रोकूलम। जो चार्ज दे रखा बच्चों आपका 80 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज आपको दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। तो इसको माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो आपको जो दिया गया है ये सिग्मा है, एक्चुअली आपको ये क्यू नहीं दिया गया है, ये आपको सिग्मा दे रखा है। ये आपका जो यूनिट है ना
माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। 1 मिनट, आपको ये माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका सिग्मा है। यूनिट आपको माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है बच्चों, तो इसको आपने कूलाम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिग्मा दे रखा है, तो इसका मतलब कुछ गेम आगे तक चलेगा। पहले मैं देख लेता हूँ, जगह तो छूटी नहीं है, इसी पे करना है मतलब, ठीक। तो सिग्मा पता है आपको और आर पता है आपको, तो आपको फ्लक्स निकालना है। तो पहले तो आपको जनरल फॉर्मूले से मैं मुलाकात करा दूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, फाई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, क्यू इक्वल्स टू जो होता है सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू होता है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब सिग्मा की वैल्यू तो पता है, लेकिन एरिया तो नहीं पता है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, स्फेयर है, तो फाई इक्वल्स टू क्या लगा लेंगे बच्चों, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सभी बच्चों को देखिए, सिग्मा तो पता है, आर पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। सिग्मा की वैल्यू आपकी है कितना, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 4 पाई, पाई की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। अब आप इसको काटिए पीटिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको बस करना है, तो मैं कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको करना, देखिए कैलकुलेशन अगर मैं कराऊंगा यहाँ पर बच्चों ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप कैलकुलेशन खुद से करिए, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 4.52 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये भी, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये भी क्वेश्चन आपका है, इसके लिए मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन है, तो कुछ जगह तो छूटी है या नहीं छूटी है, पहले ये देखना है। हाँ, जगह तो छूटी है भाई, इसके पहले वाला, अच्छा इसके लिए जगह नहीं छूटी है। इन द सेम क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, इसी पेज पे हो जाएगा, इसके पहले इसको कंप्लीट किया, ठीक है, ओके। अब इसको करते हैं, जगह नहीं छूटी तो इसी पे कवर करना पड़ेगा हमको। हाँ, इन द थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, the positive charge of the atom was assumed to be distributed uniformly through the atom. On this basis and assuming the atom as a sphere, मतलब एटम को क्या मान के चल रहे हैं, एक स्फेयर मान के चल रहे हैं, of 10 to power minus 10 मीटर रेडियस, मतलब रेडियस पहले मैं लिख लेता हूँ बच्चों, जो दिया गया पहले उसको आप लिख लीजिए, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, ये इतना आपको दे रखा है, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, ये आगे बोल रहे हैं इसमें कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गोल्ड एटम। देखिए गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, गोल्ड के लिए आपको एटॉमिक नंबर दे रखा कितना, 79, कितना दे रखा, 79, गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर आपको 79 दे रखा है। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। हम अगर चार्ज नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन का, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, इतना मैं चार्ज लूंगा, ठीक है। इस पर हम लोग चार्ज इतना ले सकते हैं, मतलब आपको R पता है, Z पता है और Q पता है। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन मार्क में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी बच्चे जानते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए बात ये आती है कि Q अपॉन R स्क्वायर तो है, लेकिन Z का यूज कहाँ होगा सर। देखिए Z एटॉमिक नंबर है बच्चों, किसी भी चीज के साथ Z को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं कितना होता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और आपका Z जो दे रखा है वो दे रखा कितना, 79, और Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलाम अपॉन R की वैल्यू आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस 10। जब 10 की पावर माइनस 10 को स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 20, क्योंकि स्क्वायर करने पर डबल हो जाएगा, जैसे अगर क्यूब करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, पावर को ऊपर ले जाके सॉल्व कर लेना है।
आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई इससे होगा फिर 1.6 से, यानी कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे बच्चों तो ये आपका निकल के आएगा फाइनल रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस का 13 ही आएगा। हाँ 13 ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव पावर ये वाला ज़्यादा है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 में से 19 पावर जाएगा तो एक पावर प्लस का बचेगा, 9 1 10, बाकी मल्टीप्लाई करने पर मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सही है। न्यूटन पर कूलाम आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन मैं एग्जाम में कराने नहीं आने वाला हूँ, आपको कैलकुलेशन खुद करना है, तो कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगा बच्चों जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो लॉन्ग में आते हैं। कह रहे हैं एक थिन स्फेरिकल सेल है मेटल का, हैज रेडियस दे रखा बच्चों, कितना रेडियस दे रखा आपको 0.25 मीटर, कितना दे रखा 0.25 मीटर, एंड कैरीज आ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकुलाम, मतलब चार्ज भी दे रखा बच्चों, चार्ज आपको दे रखा है 0.2 माइक्रोकुलाम। इसको कुलाम में करेंगे तो 0.2 को देखिए 0.2 का एक पावर माइनस में और जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम। देखिए माइक्रो को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आएगा, लेकिन इसका पॉइंट भी मैंने दे दिया तो 10 की पावर माइनस 7 कुलाम हो गया। कह रहा है इसमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट। देखिए 3 केस में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, लेकिन 3 पॉइंट पर पूछ रहा है। तो पहले केस की मैं बात करता हूं, इनसाइड के केस में पूछ रहा है। किस केस में पूछ रहा है बच्चों? इनसाइड के केस में पूछ रहा है। पहले मैं इनसाइड की बात कर लेता हूं। इनसाइड की बात कर रहा है, पहले इनसाइड की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में क्या होता है बच्चों? ये आपका 0 होता है, सबको पहले ही पता है, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने की नहीं है। सिंपल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनल के केस में आपका स्फेरिकल सेल बोला गया है। अगर आपके जानकारी में है, तभी मैंने डेरिवेशन जब कराया था तो आपको पता है कि सेल की बात कर रहा बच्चों। सेल आपका खोखला गोला होता है और खोखले गोले में चार्ज अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, अंदर तक नहीं रहता है चार्ज, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दूसरा केस कह रहा है जस्ट आउट द स्फेरिकल सेल, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब कि दूसरा केस जो पूछा है आउटसाइड पूछा है, बाहर की तरफ पूछा बच्चों। तो बाहर की तरफ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला देखिए, आपको लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये आपका लगेगा जो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू पता है, ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और Q की वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है आपको? Q की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 दे रखा है। क्लियर है इतनी बातें? और R की वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 0.25 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास रखने के बाद अब आप इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे बच्चों, तो आपका कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है इतनी बातें? ये आपका कैलकुलेशन आ गया है। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन आ गया। दूसरा पार्ट भी आपका हो गया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? कह रहा 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, मतलब 3 मीटर डिस्टेंस पर, मतलब आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? अब तीसरे केस में जो आपकी वैल्यू होगी बच्चों, आर की वैल्यू कितनी होगी? 3 मीटर। आर की वैल्यू 3 मीटर है, तो जनरल फॉर्मूला आपका अभी भी वही लगेगा, क्या? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q तो देखिए चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है बच्चों, चार्ज तो आपका वही है ना, चार्ज आपका वही है। कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम, चार्ज आपका वही है, यही तो चार्ज था भाई। देखिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम, बस डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9। और Q की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम। और R की वैल्यू आपको जो दिया गया है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 बच्चों कट जाएगा। सीधा सीधा आपका आंसर जो आएगा 2 इंटू 9 में से 7 पावर गया, कितना बचा? 2 पावर,
तो 2 पावर 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 200 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा बच्चों। इसका तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल और थ्योरी को मैं बैलेंस रखा हूँ और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, चाहे जैसे भी करिए लेकिन प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच फ्लक्स विल बी कम आउट फ्रॉम द सरफेस वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए आपको दे रखा बच्चों, वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर ए कितना दे रखा है 10j कैप मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड भी दे रखा है वेक्टर ई, कितना दे रखा है बच्चों, वेक्टर ई दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। फ्लक्स पूछा है बच्चों, तो फ्लक्स ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए हो गया। आपको करना क्या है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लगाना बच्चों, तो फाई इक्वल्स टू आपका जो बन जाएगा वेक्टर ई, वेक्टर ई आपको दे रखा बच्चों कितना 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और ए वेक्टर आपको दे रखा बच्चों डॉट प्रोडक्ट में लगना है तो कितना है 10j कैप दे रखा है। अब एक बात सभी बच्चे जानते हैं 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा कि i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए यहाँ तो j है और कुछ तो है नहीं, तो हम j को सीधे j से करा दें बच्चों, तो कितना हो जाएगा i और k से कोई मतलब ही नहीं है, तो 10 4 जा 40 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आपका आंसर आ जाएगा फ्लक्स का, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतनी बातें। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, वेक्टर के फॉर्म में भी करा दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ करें, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस टू बी 300 न्यूटन पर कूलाम। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा कितना 300 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब बच्चों सिग्मा आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सिग्मा पूछा जा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है सिग्मा पूछा जा रहा है। तो जनरल फॉर्मूला बात करते हैं, अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो आपके लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, जनरल फॉर्मूला आपके लिए लगेगा ई पूछा जा रहा आपसे, और नहीं सॉरी ई नहीं पूछा जा रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ई इक्वल्स टू सभी बच्चे जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपसे सिग्मा पूछा गया बच्चों, तो सिग्मा निकाल सकते हैं डायरेक्टली, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू आप लोगों को दे रखा है कितना 300 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। देखिए बच्चों ये 2 जीरो इसको मैं अगर दे दूं, 2 जीरो इसको दे दूं तो पावर माइनस का 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 3 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बच्चों क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 8 24 1 25 हो जाएगा, 3 8 24 2 26, 26.55 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है ये आपका आंसर आएगा। और इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक आंसर आपका ये भी आ गया है, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला देखिए आपको फॉर्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए डेरिवेशन के वक्त आप फॉर्मूला भी प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए मैंने इसके लिए जगह भी छोड़ रखा है। चलिए बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए जगह छोड़ रखा है। कह रहे हैं इसमें द डायमीटर ऑफ अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज 60 सेंटीमीटर एंड द स्फीयर कैरीज अ चार्ज ऑफ 500 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इन्होंने दो चीज दे रखा है, इन्होंने दे रखा डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर दे रखा बच्चों, डायमीटर, डायमीटर दे रखा कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी 60/2 हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। क्लियर है बातें, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और चार्ज आपको दे रखा बच्चों कितना, चार्ज आपको दे रखा है क्यू की वैल्यू 500 माइक्रोकूलम, 500 माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे तो बन जाएगा 5 इंटू
10 की पावर -4 कूलाम। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर माइक्रो कूलाम का तो -6 होता, हाँ होता है, हमको भी पता है, तो 0 मैंने उसको दे दिया तो -4 बचा, ठीक है। अब पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि पहला केस जो आपसे पूछा गया है, पहले केस में कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पता करना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बात किसकी कर रहा, हॉलो मेटेलिक स्फीयर की, हॉलो मेटेलिक स्फीयर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द डिस्टेंस फ्रॉम 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि पहले जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो भाई चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन में R1 की वैल्यू आपको रखना है कितना, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होगा बच्चों 1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर हो गया। तो अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए पहले केस में, E = 9 × 10 की पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दिया है। Q/R², तो Q आपका कितना है 5 × 10 की पावर -4, और 1 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 × 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 45 × 10 की पावर 5 आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपका पहले केस का आंसर आपका आ गया। बहुत सिंपल केस था पहला, तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एट द सरफेस फ्रॉम द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात कर रहा है, तो हम इस रेडियस को लेके चलेंगे जो कि स्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए एट द स्फीयर, दूसरे केस में E = जनरल फॉर्मूला वही लगेगा, 9 × 10 की पावर 9 Q/R², Q/R²। तो Q में कोई चेंज नहीं है बच्चों, Q में कोई चेंज नहीं है, तो Q में जब कोई चेंज नहीं है तो Q वही रखेंगे कितना, ये तो 9 × 10 की पावर 9 कांस्टेंट बना रहेगा। Q की जगह पे हम रखेंगे 5 × 10 की पावर -4, और R की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास रेडियस तो आई है ना 30 × 10 की पावर -2, तो मतलब इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 900 × 10 की पावर -4, यही तो हो जाएगा 900 × 10 की पावर -4। देखिए इस पावर से पावर गया और आपका 9 से कट गया कितना 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा ना आपका 100। ये अब देखिए ऊपर क्या बच गया आपका बच गया 5 × 10 की पावर 9, और ये 2 पावर और ऊपर जाएगा तो निगेटिव का बन जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब वो 10 की पावर 2, और ये निगेटिव बन जाएगा तो कितना बन जाएगा, E = बन जाएगा आपका 5 × 10 की पावर 7, 5 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम आपका ये भी आंसर एक आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट में, किस पर पूछा गया है अगला केस, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए सेंटर ऑफ स्फीयर से, मेरी बात समझिएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से 10 सेंटीमीटर दूर, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा दूं ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि कैसे होना है। देखिए तीसरे केस में बच्चों, तीसरे केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे केस में अगर मैं बात करूँ तो तीसरे केस में पहले तो आपको ये एक स्फीयर बना दिया मैंने, ठीक है, एक स्फीयर बना दिया है तीसरे केस में। देखिए ये तीसरा केस है आपका, तीसरा केस है, तीसरा केस। ये देखिए ये आपको बोला गया है कि ये सेंटर है इसका, अगर तो सेंटर से ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था, आपको बताया गया था 30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोल दिया भैया कि इससे कितना दूर, इससे इन्होंने बोल दिया कि आप एक काम करो, इससे आप हमको बता दो कितना 10 सेंटीमीटर दूर। चलिए इमेजिनरी सरफेस में बना देता हूँ, सीधा सीधा बात खत्म, इमेजिनरी सरफेस में सीधा सीधा बना देता हूँ। इमेजिनरी सरफेस मतलब ये देखिए, ये मैं इमेजिनरी सरफेस बना रहा हूँ, ये इमेजिनरी सरफेस। अब इन्होंने बोला कि इससे सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर दूर। भैया मेरे मुझे एक बात आप बताइए कि जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ जाने पर यानी कि सेंटर से मतलब 10 सेंटीमीटर, सॉरी उल्टा बना दिया, गलत बना दिया, 1 मिनट, अंदर की तरफ बोला ना, सेंटर की तरफ बोला ना, 1 मिनट, वेट अ मिनट, हाँ एक्चुअली इन्होंने सेंटर की तरफ बोला बच्चों, ये सेंटर की तरफ बोला है, और सेल है ना ये सेंटर की तरफ बोला है, तो मतलब सेंटर की तरफ मतलब ये हुआ इससे 10 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर टोटल था ना, इससे मात्र 10 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ऐसा आप स्फीयर बना सकते हैं, और इससे मात्र 10 सेंटीमीटर। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी मैंने बताया था आपको कि सेंटर पर जो होता है चार्ज, जो क्या होता है सेंटर पर, एट सेंटर पर जो चार्ज होता है हॉलो स्फीयर के लिए,
चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बच्चों। आई बात समझ में, क्लियर है। पूरा तो 30 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर अंदर, मतलब अंदर की तरफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जहां पर एकदम हॉलो रहेगा, खोखला रहेगा, वहां पर चार्ज पहुंचेगा ही नहीं। ठीक, ये तीनों पार्ट हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर कितना है 4। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 9 इंटू 10 टू पावर 4, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि एट द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू भी दे रखा बच्चों 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ओके, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेमडा आपसे पूछा गया है। अगर लेमडा आपसे पूछा गया तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके लिए होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के सॉल्व करना चाह रहे हैं या कुछ इसमें गेम खेल कर। गेम खेलने का मतलब ये है कि आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी बना के सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, करिए क्या आप इसको ऐसा करना है, इसको मैं बना लेता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइड में और लेमडा बाई आर को साइड में। ठीक है, अब मैं इसमें करता क्या हूँ बच्चों, इसमें मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, 2 को बाहर रख लूँ, अब इसको बना लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए आपके लिए काम आसान हो गया, ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लेमडा बाई आर। ठीक है, अब आप लेमडा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इसको इधर लाइए तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा ई आर अपॉन 9 टू द 18 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, लेमडा इक्वल टू ई की वैल्यू आपके पास दे रखा 9 इंटू 10 की पावर 4 और आर की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, यही हुआ भाई। अब देखिए 9 दूना 18, 18 से 18 गया। ठीक है, अब 9 पावर ऊपर जाएगा तो 9 पावर ऊपर जाके 2 पावर पहले से नेगेटिव में बैठा है तो 9 और नेगेटिव में, 9 2 11 नेगेटिव में, 4 पॉजिटिव में, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा आपका कूलाम पर मीटर। यही आपका आंसर आएगा। देखिए आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिस तरीके से आपको इजी लगे, लेकिन मुझे जो इजी लग रहा है मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन की समाप्ति हो गई बच्चों। इससे रिलेटेड जितना मतलब अभी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन की समाप्ति हो गई। अब हम आगे नए टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा कैपेसिटर तक मैं कराऊंगा, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, वो भी कैपेसिटर तक। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पहले ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने क्या लिखा, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब इन्होंने ये बोला कि किसी टेस्ट चार्ज को या रेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जो उस पर वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। और इसका डायमेंशन जो होता है आपको नजर आ रहा होगा, ml²T-3a-1, ml²T-3a-1। तो अब बात आती है कि सर इसमें कुछ चीज़ें नोटेशन में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों जो Q0 है यहाँ पर उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या इसी को बोलते हैं रेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज या रेस्ट चार्ज, ओके, इसी को टेस्ट चार्ज या रेस्ट चार्ज बोलते हैं। और जो W है इसको हम बोलते हैं वर्क डन
वर्क डन, और जो V है इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। नया टॉपिक है इसलिए सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोटेशन क्या यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो आगे आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपको पहला जो टॉपिक है डेरिवेशन का ही है। डेरिवेशन जो कि बोर्ड में आता है, मैंने आपको पहले बताया, और इसीलिए मैं 12th का मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड के पर्पज से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन में भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी मेनली फोकस किया हूँ बोर्ड पर, जो कि बोर्ड का एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हमको एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक पॉइंट O है और एक पॉइंट आपका कितना है, यहाँ पर A है। O से A के बीच में यानी कि O पर आपका प्लस चार्ज रखा गया है Q, और यहाँ पर Q नॉट। ये P पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मैंने क्या किया कि O से लेके P के बीच की डिस्टेंस को मान लिया R, और जो मेन डिस्टेंस था प्लस Q चार्ज से Q नॉट चार्ज तक डिस्टेंस कितना माना है? X। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है A से B के बीच में कितना है? dx। इधर जो फोर्स लग रहा है आपका कितना लग रहा है? F। फोर्स कितना लग रहा है? F। अब बात आती है कि सर इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो पहले सभी बच्चे ध्यान दें कि इसका फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से निकालेंगे हम। पहले तो जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि हम दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलॉम्स लॉ था, दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को लेते हैं, तो दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस कितना है? x है। तो अभी हमने फॉर्मूला ये लगा दिया। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ आगे मैंने पेज छोड़ रखा कि नहीं। हाँ, छोड़ रखा है। चलिए, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा होने पर बड़ी दिक्कत होने लगती है, तो पहले मैं फॉर्मूला ही लगाता हूँ यहाँ पर। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को पहले पता चल चुका है। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि फोर्स का फॉर्मूला पता है, अगर मैं कहूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों? dx हो रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि इफ डिस्प्लेसमेंट b dx, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों? dx, देन वर्क डन जो निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों तो स्मॉल वर्क भी होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पे लगता है नेगेटिव साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर मैं इसके आगे इसको लिखना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, तो dw इंटीग्रेशन में है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और f इंटू डी एक्स था तो माइनस का मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा? f इंटू डी एक्स बन जाएगा। और फोर्स का जनरल फॉर्मूला सभी बच्चों ने देखा था अभी, dw का इंटीग्रेशन तो आपका w हो गया, माइनस बाहर ले लिया। फोर्स का जनरल फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यही था ना बच्चों? अगर मैं कहूँ कि ये dx बता रहा है कि x को छोड़ के बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उनको बाहर निकाल लीजिए। तो w बराबर हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, और अंदर में जो आपको बचेगा 1/x स्क्वायर dx। एक बचेगा बच्चों। अगर मैं x की पावर पॉजिटिव है ऊपर ले जाऊं तो नेगेटिव बन जाएगा, तो w इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा x की पावर -2 dx। और सभी बच्चों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx का क्या होता है बच्चों? ये पावर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो w बराबर हो जाएगा माइनस का Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यही तो आएगा। अब अगर मैं और भी इसको सॉल्व करूं, देखिए -2 + 1 बच्चों होता है -1, तो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, कट जाएंगे, और यहाँ पर -1 पावर बचेगा तो नीचे जाके +1 हो जाएगा। तो w का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का Q नॉट अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा आपका 1/x, ठीक है, 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको लिमिट भी लगानी है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? इनफाइनाइट से r तक लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक, यहाँ पर भी इनफाइनाइट से r तक, ठीक है, यही तो लगेगा। चलिए अब इसके बाद हम लिमिट लगा लेते हैं पहले।
लिमिट लगाएंगे बच्चों तो बन जाएगा W इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले मैं लिमिट रखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट वैसे आपका इनफाइनाइट है, तो पहले आपको रूल के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट ही रखना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग क्या रखना चाहिए? इनफाइनाइट ही रखना चाहिए। तो पहले इनफाइनाइट ही रखिए, मैंने लिमिट नीचे रख दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन आर, ये बच जाएगा। एक बार मैंने इनफाइनाइट रखा, एक बार मैंने आर रख दिया। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है तो 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट अगर बहुत बड़ा नंबर है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। इसको मैं इक्वेशन बना लूँ फर्स्ट, तो हमको चाहिए पोटेंशियल। क्या चाहिए हमको पोटेंशियल चाहिए बच्चों। तो हम क्या निकालेंगे? बट वी नो दैट अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, v इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? W बाई क्यू नॉट पढ़ा था। तो v इक्वल्स टू W की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना? R, और पूरे का अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आ जाएगा। यही आपका डेरिवेशन है बच्चों, यही आपका डेरिवेशन है इस टॉपिक का। यानी कि पहला डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट पोटेंशियल का भी। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए